सभी को जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित हमारे सभी पुरखों को नमन जोहार करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें इस सक्षम बनाया कि हम आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन खनिज और आरक्षण को बचा सके, उसकी बात कर सके। वो समय गया जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेके जल जंगल जमीन खनिज को बचाने निकल जाते थे, लेकिन आज संविधान में डाले जाने के बाद हम आदिवासियों को वो लड़ाई छोड़नी पड़ेगी और कागज कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो अभी अभी सुना होगा बस्तर में एक कहा जाए कि आंदोलनकारी को नक्सली बता के मारा गया है। वही वाला हाल हमारे साथ में ना हो जाए भाई लोग, क्योंकि लड़ाई हमारी लंबी थी। कल से लेकर आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। अभी आरक्षण मंच से जुड़े हुए भी काफी हमारे भाई बंधु, उन्होंने काफी सारे बातें रखी कि आरक्षण की लड़ाई कब से लड़ते आ रहे हैं। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति वही के वही है। और आज की हमारे आने वाली जनरेशन और आज के हमारे जो जागरूक आदिवासी भाई बंधु, अगर आज आरक्षण आप नहीं ले सके तो मुझे लगता है कि हमारे पुरखों को काफी दुख होगा, तकलीफ होगा। और वर्तमान में चूंकि आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, कई सारे जो सरकारी आदेश हैं, कई सारे जो संवैधानिक प्रावधान है, इसका उल्लंघन कर रही है। हमारा आज का यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के तहत जो यहाँ पे रैली हो रहा है, यहाँ पे जो धरना हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान की राजस्थान सरकार जो नीट में या फिर अन्य पदों पे जो भर्ती की जो क्राइटेरिया होती है, उसका उल्लंघन कर रही है। ऊंट के मुंह में गिरा के समान हमको पद दे रही है। जबकि कार्मिक विभाग का 2012 की अधिसूचना, जहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ था, सरकारी आदेश था, राज्यपाल का आदेश था कि राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में जितनी भी भर्तियां निकलेंगी सरकारी पदों के लिए, उन सभी को यहाँ के अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी यानी कि भीलों के लिए ही रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन वर्तमान के समय में, जैसा कि हमारे भाई अशोक भील ने बताया भी, कि कुत्ता भी जानता है कि हमारे क्षेत्र में दूसरा कुत्ता नहीं घुसना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि वर्तमान में जो एसआईआर हुआ राजस्थान में, तो मालूम चला कि नॉन टीएसपी क्षेत्र का भरतपुर का एक आदमी आके आपके भीलों का आरक्षण खा रहा था। ये स्थिति है। लेकिन आज हम सोए हुए, और ये जो न्यूनतम बाध्यता की अंकों की बाध्यता रखी गई है, मैं आपको महाराष्ट्र शासन के राज्यपाल की अधिसूचना बता रही हूं, जहां पे अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक अधिसूचना निकाली राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के तहत, जहां पे उन्होंने कहा, अंग्रेजी में पढ़ के सुना रही हूं मैं, such posts which are to be filled in by direct recruitment for the scheduled areas of the district which have scheduled areas in the state of Maharashtra shall be filled in by the local scheduled tribe candidates only। समझ में तो नहीं आया होगा किसी को, क्योंकि हमारे आदिवासियों को आज भी इतना अनपढ़ रखा गया है कि पढ़ाई का जो तरीका है, हमारे आदिवासियों को अगर भीली भाषा में पढ़ाया जाता तो शायद आज यहाँ पे आदिवासी जो है सारे जितने भी पदों पे बैठे हुए होते। लेकिन जितने भी जजमेंट होते हैं या फिर जितनी भी पढ़ाई
होती है वहां पे अंग्रेजी भाषा को खासकर मान्यता के रूप में रखा गया है, इस कारण से हमारे लोग पिछड़ रहे हैं। तो ये जो अधिसूचना निकली यहाँ पे सीधे सीधे महाराष्ट्र के राज्यपाल ये कह रहे हैं कि टीएसपी क्षेत्र में अगर भर्ती होगी तो सिर्फ और सिर्फ वहां के स्थानीय आदिवासियों से ही पूरे पदों को भरा जाएगा। लेकिन वर्तमान के समय में जो 2013 और 2016 में जो सरकारों ने जो अधिसूचना निकाली आदिवासी क्षेत्रों के लिए, राजस्थान के लिए, कि यहाँ पे सद्भावी निवासी शब्द को भी यहाँ पे अधिसूचित किया और जो भीलों के लिए सारे के सारे पद निर्धारित थे उन सभी को दूसरों को भी बांट दिया। ये सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और ये ज्ञापन में हमने कुछ चीजों को लिखा है, जहां पे 3rd ग्रेड टीचर की भी जब भर्ती होती है वहां पे प्रश्न पत्र जब सेट किए जाते हैं तो उस प्रश्न पत्र में इतने कठिन प्रश्न आते हैं, जहां पे 2nd ग्रेड की जो एग्जाम होती है उसके जैसा प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, ताकि जो कालांतर में एकलव्य भील के साथ में हुआ था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य भील का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि ना पढ़ेगा आदिवासी, ना बोलेगा आदिवासी, ना जल जंगल जमीन खनिज की मांग करेगा आदिवासी। और हम ये जो बात करते हैं आरक्षण की, सीधे सीधे मैं बता देना चाहूंगी कि जिसकी जितनी जमीन उसको उतना आरक्षण। और जमीन की हम बात करें या फिर आरक्षण की बात करें, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक अलमारी है और घर में 4 भाई हैं, वो 4 भाइयों को उस अलमारी में कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा? अगर कपड़े रखने हैं तो 25% हर भाई को हिस्सा मिलेगा अलमारी में। लेकिन मान लिया जाए 2 भाई जाके शहर में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, 2 भाई बचते हैं, तब वहां पे रखेंगे वो कपड़े तो 50% उनको अलमारी में आरक्षण मिलेगा। अब उसमें से भी एक भाई अगर चला जाए तब वहां पे एक भाई जो बचता है उसको 100% आरक्षण मिलेगा उस अलमारी में कपड़े रखने का। वही स्थिति है हमारी। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सिर्फ यही बात लिखी हुई है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की एक की जमीन नहीं है। आदिवासी की जमीन कोई एससी ओबीसी जनरल नहीं ले सकता है। यानी कि जो जमीन हम बोलते हैं गांव के अंदर खाली पड़ी जमीन जो हम बोलते हैं, वो जमीन भी हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है, लेकिन वो जमीन भी मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हर किसी आदिवासी को जमीन मिलती है बाप के बाप के बाप से मिलती है। तो यहाँ पे सरकार जब बोलती है कि जंगल हमारा है, खाली पड़ी जमीन हमारी है, तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि खाली पड़ी जमीन अगर उनकी है गांव के अंदर में, तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर हम सरकार से पूछेंगे कि सरकार के बाप का क्या नाम है, तो वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गांव है वो आपके पुरखों ने बसाया था, उनके पुरखों ने नहीं, इसलिए उनके बाप का नाम नहीं मिलेगा। और सरकार के बाप का नाम भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। लेकिन हमारा एक बाप है जिसका शीरावासी उस गांव में गड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा गांव जो है वो आदिवासी गांव है, पहले पुरखे जो थे उनके थे। इसलिए उस गांव के जितने भी आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन खनिज के साथ में आरक्षण का अधिकार उस गांव के निवासियों का है, उस गांव के भीलों का है। और आने वाले दिन में यदि सरकार हमारी जो मांगे हैं आरक्षण को लेके, कि जो वर्तमान के समय में जो अधिसूचना अभी निकली हुई है 2016 की, इसके अनुसार ही हम 45% आरक्षण के तहत मांग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो गांव-गांव से हम एसआईआर करेंगे, गांव-गांव से हम एनआरसी करेंगे, और गांव में ये बात हम तय करेंगे कि कौन सा यहाँ पर या इस गांव का निवासी है और कौन यहाँ का बाहरी है। और तब जाके हम गांव-गांव से ये मतलब कि सरकार को सूचित करवाएंगे या मांग करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे कि गांव में रहने वाले आदिवासी है तो यहाँ पे जितने भी आरक्षण निकलेंगे टीएसपी में, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों की सीधी भर्ती होनी चाहिए।
और यही प्रावधान है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जितने भी आदिवासी यहाँ पे है, पूरे देश भर के आदिवासी जो हैं, सबके 4 माई बाप है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और कलेक्टर महोदय। तो जितने भी पॉलिसी बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उन सभी को सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में या फिर टीएसी में आया जाना चाहिए था। लेकिन आदिवासियों के लिए जब आरक्षण का प्रावधान बना और आरक्षण छीने जाने का प्रावधान जब बना, तो क्या ये मामला टीएसी में और क्या ये मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में गया? नहीं गया। आदिवासियों के साथ में भीड़ों के साथ धोखा हुआ। क्या ये मामला टीएसी में, क्या ये मामला अनुसूचित जनजाति आयोग में गया? नहीं गया। तो आने वाले दिन में मैं अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के जितने भी प्रदेश संयोजक, जिला संयोजक और जितने भी इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी को मैं आह्वान करना चाहूंगी, आने वाले इस 15 दिन के अंदर में दिल्ली जाने का और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अपनी मांगों को मांगने का कि हमारे राज्य के भीड़ों के साथ में, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ में राज्य सरकार कुठाराघात कर रही है। और साथ ही साथ में हमारी जो बहन, इन्होंने ये बात बोला था कि आने वाले पंचायत चुनाव में, क्योंकि सारे सरकार को हमने देख लिया और इतने दिनों में आने वाले पंचायत चुनाव के भीतर अगर जितनी भी मांगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन सभी को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले पंचायत चुनाव में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे। यह आह्वान हम आपसे करना चाहेंगे। तो करने को तो बहुत सारी बातें हैं। एक और छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी कि जो काकरी डोगरी में हमारे 2 भाई भी शहीद हुए थे, 1500 कितना पता 1167 पद, इसकी भर्ती नहीं की गई। साथ ही साथ में अभी तक में जितने भी पद खाली रखे गए, कहीं ना कहीं बैकलॉग भर्ती के नाम से इनको भरा जाना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो पद है, और वो भी बैकलॉग भर्ती के नाम से भरने का मतलब होता है जिन लोगों के लिए पद था, उन्हीं लोगों से उन पदों की भर्ती की जानी चाहिए थी। लेकिन आज तक सरकारें वहां पे कहा जाए कि एक कुठाराघात के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन पदों को चलाती है। और दूसरी बात है कि जो न्यूनतम मार्क्स की जो बाध्यता रखी गई है पदों के लिए, सीधा कारण है कि शिक्षा नीति हमारी बहुत खराब है। न्यूनतम अंकों की बाध्यता हटाई जानी चाहिए, क्योंकि पहली से लेके 8वीं कक्षा तक बच्चों को पास करते जाना है, ये नियम है सरकारी शिक्षा विभाग का। और बच्चा जो है, जो क ख ग घ नहीं जानता है, ABCD नहीं जानता है, वो पास होता जाता है। 9वीं 10वीं में आने के बाद में या तो वो फेल हो जाता है और या तो फिर कम मार्क्स रख लेके आता है। और जब जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी बच्चे या SC समुदाय के, दलित वंचित शोषित समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये शिक्षा की नीति है, जो सरकारी नीति है, जिसके कारण में जब आरक्षण हमारे लिए रिजर्व होने के बावजूद भी तमाम पदों पे हमारे लोग जो है न्यूनतम अंकों की बाध्यता को पूरा नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हमारे बच्चे सक्षम होते हुए भी वहां पे उन पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बुजुर्ग के वक्ताओं के द्वारा हमारी भी आज इस मंच के माध्यम से सरकार से मांग है कि या तो शिक्षा की नीति को समाप्त करके, जो वर्तमान की नीति है इसको समाप्त करके और अच्छी शिक्षा नीति को लेके आए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए, अन्यथा न्यूनतम अंकों की बाध्यता को वो समाप्त करें। नहीं तो आने वाले दिन में हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को भी हम घेरेंगे। तो बहुत सारे वक्ता भी बाकी है और आगे हमारा कार्यक्रम भी बड़ा है, और भी बातें होंगी अन्य आरक्षण मंच के द्वारा, आगे भी हमारी बातें होती रहेंगी। लेकिन आज के लिए अपनी वक्ता को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।